नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर लाया हूँ ACL के टॉपिक के ऊपर कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि पेशेंट्स हमारे पास लेकर के आते हैं और इन सवालों को लेकर के वो बहुत स्केप्टिकल रहते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह उन्हें अलग अलग जवाब दिए जाते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा एक सिंपल साधारण भाषा में आज हम उन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो हम आज लेने वाले हैं वो ये है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर 2 साल हो गए हमारी ACL इंजरी को और अभी तक हमें बीच बीच में कभी एक आधी बार कोई इंस्टेबिलिटी या लचक जैसी चीज़ की फीलिंग महसूस होती है। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम ACL की सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं? दोस्तों बहुत सिंपल जवाब है इस सवाल का। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको ACL की इंजरी हो जाने के बाद या ACL डेफिशिएंसी हो जाने के बाद बहुत समय तक सिम्टम्स नहीं आते क्योंकि वो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। वो अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरीके से चेंज कर लेते हैं कि वो लचकने वाले सभी काम बंद हो जाएं या उनको एक इस तरीके से करने लग जाते हैं जहाँ पर लचक ना आए। तो भागने से दौड़ने से परहेज़ करना या कॉशियस रह करके भागना दौड़ना, अनइवन सरफेस में कॉशियसली चलना, जंप करना अवॉइड करना, ये सभी वो चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाते, पर इस वजह से हमारी घुटने में लचक कभी भी हमें महसूस नहीं होती। तो 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भी कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट कहता है कि सर मुझे लचक ही नहीं आ रही, मैं सर्जरी क्यों करवाऊँ? तो दोस्तों इसका बहुत आसान सा एक जवाब है। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप खेल पाएँ, दौड़ पाएँ, भाग पाएँ, आप सभी कामों में अनरिस्ट्रिक्टेड जैसे आपका नॉर्मल नी है उस तरीके से रह पाएँ, तो उसके लिए हमारे नी में ACL लिगामेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ACL लिगामेंट नहीं रहता है तो हमारी नी की अलाइनमेंट, हमारे नी के जो लचकने के बाद जो कार्टिलेज के अंदर, ग्रीस की परत के अंदर जो डैमेज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता 100%, और उसी को लेकर के अगर हम लंबे समय तक चलते रहते हैं तो हमारे घुटने में घिस जाने के लिए एक संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग आमतौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं या डीजेनरेटिव एक चेंज होता है जहाँ पर कार्टिलेज की परत घिस जाती है, उस नाम से जानते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर हम ACL एक सर्जरी नहीं कराते तो कुछ पेपर्स हैं जो कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी यानी कि एज से पहले आ जाने के चांसेस लचक आने की वजह से बार बार बढ़ जाते हैं। दोस्तों दूसरा जो आज का सवाल हमारे पास आया है वो ये है कि सर ये सर्जरी करानी है तो मैं कब करवाऊं? क्या ये सर्जरी को अर्जेंटली करवाना ज़रूरी है? क्या अगर मेरे को ACL इंजरी की अभी डायग्नोज हुई है तो मैं अभी सर्जरी करवाऊं या मैं कुछ समय वेट कर सकता हूं? तो दोस्तों इस सवाल का एक बहुत सरल जवाब है जहां पर हम कहते हैं मरीज़ को कि जब भी हमारी ACL इंजरी डिटेक्ट होती है तो वो एक अर्जेंसी नहीं होती, अनलेस के हमारा घुटना लॉक हो, हमारे घुटने में कोई मल्टी लिगामेंटस इंजरी हो या हमारे घुटने के अंदर उसके साथ साथ कोई हड्डी की चोट या कोई और कॉन्कॉमिटेंट इंजरी हमें डायग्नोज हो जाए। तो दोस्तों ACL सर्जरी या ACL की इंजरी के लिए होने वाला एक जो ऑपरेशन है वो एक इमरजेंसी सर्जरी यूजुअली नहीं होता, अनलेस कि आपको घुटने के अंदर कोई और चीज़ आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन एग्जामिन करके या MRI की फाइंडिंग देख करके बताते हैं कि इसको हमें अर्जेंटली करने की ज़रूरत है। आमतौर से कहा जाता है कि 4 से 6 हफ्ते का एक बफर पीरियड रहता है जहाँ पर हम पेशेंट को कहते हैं कि अगर आपको अभी इंजरी हुई है तो आप घुटने में चाल यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट लेकर के आए, पहले पेनलेस रेंज ऑफ मूवमेंट जो कि 90 से 140 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ हम पेशेंट से कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हीलिंग का वो हड्डी में चोट यानी लिगामेंट में और कोई चोट या फिर गद्दी में चोट या फिर कार्टिलेज में कोई अगर सूजन आई है या हड्डी में कोई कंट्यूजन आया हुआ है, उसको हीलिंग के लिए हम एक एडिक्वेट समय दें, नेचर को अलाउ करें कि वो उस हीलिंग को, पेन को बेसिकली कम कर पाए। कोई भी सर्जरी जो कि ACL से रिलेटेड है उसके अंदर इमरजेंसी आमतौर से कोई भी नहीं होती। दोस्तों अगली कॉमन चीज़ जो हमारे पास कई बार पेशेंट्स लेकर के आते हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब MRI कराने की आवश्यकता क्यों है अगर हम क्लिनिकली ये डायग्नोज कर पा रहे हैं कि हमें ACL इंजरी है और हमें सिम्टम्स हैं इस चीज़ के कि हम लचक एक महसूस करते हैं, तो अगर हमें पता है कि हमें ACL इंजरी है तो हम आगे एक MRI क्यों करवा रहे हैं? क्या MRI करवाना ज़रूरी है? तो दोस्तों इन पेशेंट्स के लिए हम आमतौर से कहते हैं कि MRI एक ऐसी पद्धति है जहाँ पर रेडिएशन एक्सपोजर नहीं रहता, मिनिमम रहता है। तो रेडिएशन का रिस्क ना होने की वजह से सबसे पहली चीज़ ये एक फेवरेबल इन्वेस्टिगेशन रहती है। दूसरी चीज़ MRI के अंदर हम लोग कॉन्कॉमिटेंट इंजरीज जो कि ACL के साथ साथ लिगामेंट में या किसी बोन के अंदर, हड्डी के अंदर कंट्यूजन, मांस की चोट अगर आई है या कोई गद्दी में अगर सूजन है, गद्दी फटी हुई है, गद्दी रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, गद्दी का भाग निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कार्टिलेज में कहीं कोई छिलाव है, कार्टिलेज में कहीं कोई इंजरी है, तो ये सभी चीज़ें हम सर्जरी से पहले जान सकते हैं और अपना एक प्रोसीजर प्लान कर सकते हैं। इसमें हमारी MRI मदद करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें अक्यूट इंजरीज, क्रॉनिक इंजरीज को डिफ्रेंशिएट करने में
और इसी के साथ साथ हमें अदर इंजरीज़ को डिलीनिएट करने में, डिफरेंशिएट करने में, जिनका ट्रीटमेंट हमें पहले ही डिसाइड करना होता है, प्लान बनाना होता है, उसको पता करने में हमें MRI बहुत हेल्प करता है। MRI एक ऐसी सोल इन्वेस्टिगेशन है जहां पर सॉफ्ट टिश्यू स्टेटस को हम असेस कर सकते हैं और फिजियोलॉजिकल स्टेट जो है, हड्डी की जो सूजन है, उसको हम असेस कर सकते हैं, जो कि CT स्कैन और एक्सरे के अंदर हमें नज़र नहीं आती। तो दोस्तों MRI एक बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है जो कि ACL सर्जरी से पहले हम हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो करा करके ले आएँ। जहाँ तक रही इस बात की कि वो एक 1.5 टेस्ला है या वो एक 3 टेस्ला MRI है, दोनों ही MRI हमें मोटा मोटा एक रफ ग्रोस आइडिया हमें दे देती हैं कि हमारे को क्या क्या इंजरीज हैं और वो फंक्शन पूरा हो जाता है। ये डिफरेंस कुछ ऐसा मान करके चलें कि एक हाई डेफिनेशन MRI होती है और एक नॉर्मल एक MRI होती है। तो उसके अंदर 3 टेस्ला स्कैन के अंदर हम लोगों को असेसमेंट रेडियल टीयर्स की, हॉरिजॉन्टल टीयर्स की गद्दी के अंदर, या ACL कहाँ से फटा है, कितना फटा है, कितने परसेंटेज फाइबर्स बचे हैं, वो 3 टेस्ला स्कैन के अंदर हम लोगों को ऑन कंसोल बेटर डिलीनिएट होता है 1.5 टेस्ला से कंपैरिजन में। अब रही इस चीज़ की बात कि अगर आपके पास 3 टेस्ला MRI की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, आप 1.5 टेस्ला का MRI स्कैन भी करा करके अपने क्लिनिशियन के पास लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला सवाल जो हमारे पास है वो ये है कि ACL सर्जरी के अंदर दर्द होता है कि नहीं, ACL सर्जरी कितनी देर की होती है। तो दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स जो कि दर्द से डरते हैं, वो दर्द के मारे या पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद होने वाले जो रिहैबिलिटेशन में जो पेन है, एक्सरसाइजेज उन्हें करनी पड़ेंगी, उनसे जो परेशान होकर के सर्जरी नहीं करा रहे, उनके लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं वो दूरबीन की सर्जरी होती है बेसिकली। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 टाँके आते हैं जो कि 3 राफ्ट साइड पे और करीब करीब 2 घुटने के ऊपर की तरफ रहते हैं। इन इंसिजन्स का इस्तेमाल करके हम अपना जो काम है, जो वर्क है बेसिकली, वो एक कैमरा के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और ग्राफ्ट लेने का जो काम है वो हम कर पाते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, सर्जरी से पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया नाम की एक पद्धति रहती है, जनरल एनेस्थीसिया नाम की एक पद्धति रहती है, जहाँ पर जो पेशेंट्स अपनी सर्जरी अपनी आँख से देखना चाहते हैं, सभी चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए हम स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं, जहाँ पेशेंट जगह रहता है और अपनी पूरी सर्जरी देख और समझ पाता है। कुछ पेशेंट्स जो कि अपनी सर्जरी नहीं देखना चाहते, ऑपरेशन थिएटर से डरते हैं, या उन्हें लगता है कि हमें इस एक्सपीरियंस को सोते हुए व्यतीत करना है, तो उन लोगों के लिए हम जनरल एनेस्थीसिया या मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर के अंदर ये सर्जरी कर सकते हैं। तो इस पद्धति के अंदर हम लोग बेसिकली पेशेंट को पूरा बेहोश कर देते हैं, जहाँ पर वो जब उठते हैं तो उन्हें अपनी सर्जरी हुई हुई मिलती है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि स्पाइनल एनेस्थीसिया एक फार बेटर टेक्निक है, क्योंकि उसके अंदर हम सभी चीज़ें परख जांच पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हमें अपनी सर्जरी पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेटर होता है। सेकंड चीज़, स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट 6 से 8 घंटे तक रहता है, तो सर्जरी के खत्म हो जाने के बाद भी 6 से 8 घंटे तक पेशेंट को पैर में कोई सेंसेशंस, पेन नहीं रहता। और इसी के साथ साथ जो दवाइयाँ दी जाती हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो उसके बाद अपना इफेक्ट टिकअप कर लेती हैं और उसके बाद भी पेशेंट कंफर्टेबली रेस्ट कर पाता है, सो पाता है, चल फिर पाता है 6 से 8 घंटे के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इन छोटे छोटे सवालों के जवाब सुनकर के आपको कहीं ना कहीं एक डर, एक शंका कम हुई होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर गया होगा। इसी के साथ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी और सवाल हैं, ऐसे सवाल जो हम जवाब आज नहीं दे पा रहे, वो सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुँचा सकते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब या तो हम कॉमेंट बॉक्स में दें, और अगर बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन हमें लगते हैं तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो आपके नाम के साथ बनाएं। Thank you so much.